हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि विद्यालय शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में, समाज विद्यालय के प्रभावी कारक के रूप में हमने देख लिया। अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की क्या भूमिका है। तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की जो भूमिका है कई है, पहले देख लेते हैं राज्य क्या है। तो राज्य क्या है कि राज्य एक सामाजिक संस्था है और राज्य समाज का एक उद्देश्यपूर्ण संगठन है जो जनता के हित के लिए बनाया जाता है। और आज के वर्तमान युग में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जटिलताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा विकरण या दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो राज्य मतलब व्यक्तियों को और जो है समूहों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। तो राज्य ही व्यक्तियों के व्यवहारों को या व्यक्तियों के समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। तो राज्य का शिक्षा में निम्न भूमिका है। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की क्या भूमिका है। तो पहली हेडिंग देख लीजिए, विद्यालय की स्थापना। राज्य क्या करता है कि लोगों को शिक्षित करने के लिए या जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए जो है विद्यालय की स्थापना जगह जगह पर करता है। राज्य आवश्यक स्थानों पर विद्यालय की स्थापना करता है जिससे उस क्षेत्र के बालकों का सर्वांगीण विकास या उचित विकास हो सके और उचित रूप से उसे शिक्षा प्रदान किया जा सके। जैसे राज्य की ओर से प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक और विश्वविद्यालयों की स्थापना जगह जगह पे करके बच्चों को जो है उचित शिक्षा प्रदान की जाती जिससे वो शिक्षित हो सके। इसके बाद अगली पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा। राज्य क्या करता है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से सार्वभौमिक मतलब सभी का समान रूप से विकास करने के उद्देश्य से निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू की है जिससे सबका उचित रूप से विकास हो सके। अगली हेडिंग है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण। राज्य शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अर्थात शिक्षा का उद्देश्य क्या है उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था जो है लागू करती है। फिर अगली हेडिंग है कार्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रमों का निर्माण। तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य क्या करती है उनको पाठ्यक्रम का निर्धारण, उसमें पाठ्यक्रमों का निर्धारण करती है कि उस जिस उद्देश्य से संबंधित शिक्षा दी जा रही है उसी से संबंधित पाठ्यक्रमों का निर्माण जो है उसमें करती है बच्चों को शिक्षित करने के लिए। इसके बाद अगला है विद्यालयों को आर्थिक सहायता। विद्यालयों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे आर्थिक व्यवस्था में राज्य नवीन विद्यालय की स्थापना के साथ साथ व्यक्तिगत संस्थानों की स्थापना को महत्व देता है और उनका सामंजस्य सरकारी विद्यालयों के साथ जो है करता है और उनका सामंजस्य जो है इस प्रकार से करता है कि जिससे उनको उसमें जो भी कठिनाइयाँ आती हैं आर्थिक रूप से उनको उसमें भी वो सहायता करता है आर्थिक रूप से। फिर अगला है शिक्षा आयोगों का गठन। आयोगों का गठन राज्य क्षेत्रों के अनुसार आयोगों का गठन भी करता है जिससे सभी विद्यालय की समुचित देखभाल की जा सके और उसमें आने वाली अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सके जिसमें किसी विद्यालय में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको जो है आयोगों के माध्यम से विद्यालय की कठिनाइयों को दूर करना। फिर अगला है शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक अनुसंधान इसलिए जरूरी होता है कि मतलब राज्य के द्वारा रखा गया है कि जिससे शिक्षा में नवीन विधियों का अन्वेषण अर्थात खोज हो सके। नई आज के तकनीकी या टेक्निकल प्रौद्योगिकी का युग चल रहा है तो इसमें भी शिक्षा में भी उन्हीं तकनीक या प्रौद्योगिकी का जो है महत्व शिक्षा में भी बढ़ रहा है। इसलिए नई विधियों का नए खोज अन्वेषण का सर्च या खोज हुआ करता जिससे जो है शिक्षा में ज़्यादा सुधार किया जा सके। इसके बाद पत्राचार शिक्षा व्यवस्था। पत्राचार शिक्षा व्यवस्था देश के उन भागों में विद्यालय जहाँ पे जिन भागों में विद्यालय की कमी होती है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था पत्राचार के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता है कि
वह कहीं भी घर बैठे जो है शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी व्यवसाय में जुड़े होने के बाद भी वो उचित रूप से शिक्षित या जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद योग्य या कुशल शिक्षकों की व्यवस्था। राज्य सरकार क्या करती है कि योग्य एवं कुशल शिक्षकों की व्यवस्था भी करती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, अच्छा विकास हो। और एक बच्चे का जब अच्छा विकास होगा या उनका सर्वांगीण विकास होगा, किसी उद्देश्य को लेकर उनको शिक्षित किया जाएगा, तो जायज़ है कि जो है अगर एक बच्चे का विकास होगा तो हमारे एक परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र या राज्य का भी विकास निर्माण में वो सहायक सिद्ध होगा। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, योग्य और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाती है। तो योग शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, जैसे कुशल शिक्षक रहेंगे तभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, जिससे बालक का स्वाभाविक और उचित विकास हो सके। अगली हेडिंग है प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना। राज्य विभिन्न जगहों पे प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना करती है या कर रही है, जिससे बालकों को जो है पढ़ाने के लिए या उनको शिक्षित करने के लिए कुशल टीचर का निर्माण हो सके, और कुशल टीचर को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य विभिन्न स्थानों पर जो है जगह जगह पर जो है क्या कहते हैं प्रशिक्षण विद्यालय की जो है स्थापना की, जैसे BEd है, BTC है, इन सब के माध्यम से टीचरों को या अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वो जो है आगे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या अपने जहाँ भी शिक्षा दे वो अच्छा शिक्षा दे, कुछ कुशलतापूर्वक, जिससे बच्चे सीख सके। इसके बाद छात्रवृत्ति की व्यवस्था। छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी जो है सरकार या राज्य सरकार के द्वारा भी की जाती है। तो छात्रवृत्ति जैसे कुछ बच्चे या कुछ परिवार जो है बहुत ही गरीब होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ नहीं होते हैं, तो उनको जो है छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा दी जाती है कि जिससे पढ़ने के टाइम में छात्रवृत्ति के द्वारा अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर सके। इसलिए जो है राज्य या केंद्र उनको जो है छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप की व्यवस्था करती है, जिससे वो अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर सकें। और इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा भी राज्य सरकार के द्वारा की गई थी या व्यवस्था की जो है, जिससे बच्चों के माता पिता शिक्षित हो जाएं, और जो है शिक्षित होंगे तभी उनमें जागरूकता आएगी, जिससे वो अपने बच्चों को जो है शिक्षा देने में सफल होंगे। इसके बाद ये सारी उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से राज्य के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, जो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य की भूमिका इस प्रकार से निम्न प्रकार की है। अब आगे देख लेते हैं शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार के साधन क्या हैं। तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार के साधन देख लीजिए। शैक्षिक संप्रेषण के भौतिक साधनों को हम जनसंचार के साधन कहते हैं। जैसे भौतिक साधन कौन कौन से हैं जनसंचार के, जैसे पुस्तक हुआ, छपी हुई कोई भी मुद्रित सामग्री हुई, कंप्यूटर हुआ, स्लाइड हुआ, टेप हुआ, रेडियो, वीडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ये सारे साधन जितने आते हैं सभी जो है हमारे जनसंचार के साधन हैं, जो भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भौतिक साधन मतलब ये जनसंचार के जो साधन हैं ये 3 प्रकार के। जनसंचार के साधनों को हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुद्रित साधन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक साधन और तीसरा है सांस्कृतिक साधन। तो पहला देख लीजिए मुद्रित साधन। मुद्रित साधन कौन से होते हैं जनसंचार के? तो जब हम अपने विचारों को समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, जब हम अपने विचार को मुद्रित पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या जो है पंपलेट के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं, तो इसे हम मुद्रित साधन या जो है लिखित साधन के अंतर्गत रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक साधन जनसंचार के कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक साधन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक साधन वे होते हैं जिसे आज की प्रौद्योगिकी के विकास के बाद देखा जाए तो जब कुछ यंत्रों के माध्यम से
अपने विचारों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, जन सामान्य तक अपने विचारों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाया जाता है। तो ऐसे सरलता से भी पहुंचाया जाता है। तो ऐसे साधन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक साधन कहते हैं। जैसे रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, फिर हमारा कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इंटरनेट, ये सब जो है साधन हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक साधन है जनसंचार के, जो है लोगों तक इनके माध्यम से कोई भी चीज़ या शिक्षा हम पहुंचाते हैं, देते हैं। फिर अगला है सांस्कृतिक साधन। सांस्कृतिक साधन वे साधन होते हैं, ये साधन समाज के संस्कृति से जुड़े होते हैं। समाज की जो संस्कृति है, जो उनकी रीति रिवाज परंपरा है, उससे जुड़ा होता है ये साधन। तो ये शिक्षा का सांस्कृतिक साधन है। तो ये जो है क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। सांस्कृतिक साधन वे होते हैं जो आनुवंशिक रूप से जुड़े होते हैं और ये अपनी संस्कृतियों को अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तो ऐसे साधन को जो है क्या कहते हैं? सांस्कृतिक साधन कहते हैं। जैसे रामलीला हुआ, नौटंकी हुआ, कठपुतली हुआ, इसके बाद लोकगीत है, लोक नृत्य है, ये सब क्या है? ये सब हमारे सांस्कृतिक साधन हैं जो हमको अपने पूर्वजों से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से हम सीखते हैं जो है इन अपनी संस्कृतियों को, अपने कल्चर और सभ्यता को। अब आगे देख लीजिए कि जनसंचार के साधन में जो है प्रभावी साधन के कारक के रूप में, तो नंबर 1 पहले देख लीजिए, जब संप्रेषण आमने सामने होता है तो हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास में हम जैसे अध्यापक और बच्चे होते हैं तो वहाँ पे संप्रेषण क्या होता है? आमने सामने का होता है। तो वहाँ पे जो हमारा संचार का माध्यम है आमने सामने का, जो हमारे संप्रेषण का माध्यम है आमने सामने का है और ऐसे संप्रेषणकर्ता को तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है। लेकिन जब संप्रेषण किसी जनसंचार माध्यम और व्यक्ति के बीच होता है तो उसे मास मीडिया कहते हैं। जब जनसंचार किसी माध्यम और व्यक्ति के बीच होता है तो इसे मास मीडिया कहते हैं। अर्थात वह संप्रेषण साधन जिसमें व्यक्ति की अनुपस्थिति में छपी हुई सामग्री रेडियो अथवा दूरदर्शन द्वारा संप्रेषण होता है तो इसे जनसंचार साधन कहा जाता है। अब जनसंचार के माध्यम से सब तक शिक्षा पहुंचाकर संविधान की धारा 45 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना पहला नंबर था। दूसरा है सूचनाओं को शीघ्र से शीघ्र दूर दूर तक पहुंचाना। ये क्या है? जनसंचार साधन के कारण ही हो रहा है कि हमारे जो जनसंचार के साधन हैं अर्थात नेटवर्किंग जो है उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा ही हम अपनी सूचनाओं को दूर दूर तक और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है देश की विभिन्नता से परिपूर्ण संस्कृति से जन सामान्य को अवगत कराना। तो हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को हम सीख लेते हैं कि फला देश का जो है नृत्य, लोक नृत्य क्या है, फला देश का क्या है। तो इस प्रकार से हम नेटवर्किंग या मीडिया के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से इन सब के द्वारा जो है हम उनके बारे में संस्कृतियों को जान लेते हैं। एक देश का दूसरे देश के लोग जो है इसको जान लेते हैं। फिर अगला नंबर है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ को सरल और सुबोध बनाना। तो जनसंचार का एक और मुख्य काम है कि वह उसका जो होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ को सरल बनाता है, सुबोध बनाता है, रुचिकर बनाता है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं और खेल खेल में ही उनको ज्ञान अर्जन हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग भी करते हैं और मनोरंजन के साथ साथ भी वो सीखने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्ति के अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। इन सभी गुणों का विकास जनसंचार के द्वारा ही होता है।
इसके बाद सामान्य जन को कानूनी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, यौन शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, इन सभी की सामान्य जानकारी जो है जन संचार के माध्यम से ही होता है। तो हम देखें इस प्रकार से कि जो है शिक्षा के प्रभावी कारक में राज्य की क्या भूमिका थी और शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार की क्या भूमिका है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। थैंक यू क्लास।